वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस जरूर मिलती रहे। हम जो ये सीरीज कर रहे हैं 12th क्लास की अप्लाइड मैथमेटिक्स की सीरीज हम कर रहे हैं। इसमें आपको 12th क्लास की जो एपीसी एमएल अग्रवाल बुक है अप्लाइड मैथ्स की, उसके सारे चैप्टर्स की सारी एक्सरसाइजेस की वीडियोस आपको इसमें मिलेंगी। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही ईजी से ईजी तरीके में समझाऊं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए और आप अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं। तो स्टूडेंट्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.6 करने वाले हैं स्टूडेंट्स, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा आप लोगों के लिए। 5.6 का जो टॉपिक है हमारे पास वो है लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल, जैसे मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा है और इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए, पहला जो पॉइंट है लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल, भाई ये किसने बनाया था? इट वाज क्रिएटेड बाय वैसिली लियोनटिफ। ये इकोनॉमिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, तो इन्होंने ये इनपुट आउटपुट मॉडल दिया है। अब दिस मॉडल इज यूज्ड टू फोरकास्ट इकोनॉमीज इन द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो काफ़ी देशों में ये मॉडल यूज़ होता है जहाँ पे वो अपनी इकोनॉमीज़ के बारे में फोरकास्ट कर पाते हैं कि भाई हमारी इकोनॉमीज़ कैसी परफॉर्म करेंगी। ठीक, उसके बाद इट डील्स विद द इनपुट आउटपुट ऑफ द इंडस्ट्रीज। ये ध्यान दीजिएगा भाई, इनपुट आउटपुट ऑफ इंडस्ट्रीज इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हमें पता है भाई, जो इकोनॉमीज़ होती हैं उसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, है ना। जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको कुछ अपना सामान बनाना होता है, मैन्युफैक्चर करना होता है, गुड्स वो बनाते हैं, कमोडिटीज़ वो बनाते हैं। तो वो जो कमोडिटीज़ बनाते हैं उसको बनाने के लिए उन्हें कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होगा, है ना। जो रॉ मटेरियल्स उन्हें चाहिए वो किसी और इंडस्ट्रीज से लेते हैं। तो भाई यानी कि कुछ गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो इंडस्ट्रीज है दूसरी इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट होती हैं। इंडस्ट्रीज इंटरडिपेंडेंट, भाई उनको इनपुट चाहिए, जो सामान वो रॉ मटेरियल ले रहे हैं वो दूसरी इंडस्ट्रीज से ले रहे हैं, और जो वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, दूसरी इंडस्ट्रीज को भी कहीं ना कहीं उसका यूज आज जरूरत पड़ता है। तो ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट इंडस्ट्रीज होती हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे इनपुट आउटपुट मॉडल में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ठीक, उसके बाद इट इज एन इंपॉर्टेंट टूल टू फाइंड आउट द टोटल आउटपुट ऑफ इंडस्ट्री द फाइनल डिमांड इज चेंज। जो ये इनपुट आउटपुट मॉडल है इसका जो फंक्शन है कि भाई ये कहाँ यूज होता है, जैसे इसमें लिखा है कि भाई हमें टोटल आउटपुट फाइंड आउट करना है अगर हमारा जो इंडस्ट्री का फाइनल डिमांड है वो चेंज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल के बारे में, और उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेंगे। स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे नए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं कि भाई जो हमारा लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल है एक्चुअल में वो है क्या, उसमें हमें क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, उसमें क्या फॉर्मूला हमें यूज करना होता है, तो उसकी बात करते हैं। तो देखिए, जो लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल है उसमें दो तरीके के मॉडल होते हैं स्टूडेंट्स। एक होता है ओपन मॉडल और एक होता है क्लोज मॉडल। तो जो क्लोज मॉडल है, खैर वो तो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है अभी इस बार, तो उसकी हम डिस्कशन नहीं करेंगे। हम बात करने वाले हैं ओपन मॉडल की, जो आपके सिलेबस में है। तो इस ओपन मॉडल में क्या होता है स्टूडेंट्स कि भाई हमारे पास, जैसे कि हमने यहाँ डिस्कस किया था, कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जो आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि एक इंडस्ट्री कुछ अपना गुड्स मैन्युफैक्चर कर रही है, तो वो गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए उसको कुछ इनपुट चाहिए, कुछ रॉ मटेरियल चाहिए जिसके यूज से वो गुड्स बनाएगी। तो जो उसको रॉ मटेरियल्स चाहिए वो दूसरी इंडस्ट्रीज से लेगी, है ना। दूसरी इंडस्ट्रीज से लेगी तो यानी कि वो दूसरी इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट है। अब जो दूसरी इंडस्ट्री है वो कैसे पहली वाली इंडस्ट्री डिपेंडेंट हुई कि भाई जो दूसरी इंडस्ट्री है वो उसको रॉ मटेरियल दे रही है, इनपुट प्रोवाइड कर रही है, तो जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा उसमें से वो कुछ पार्ट इंडस्ट्री 1 से खरीद लेगी। तो यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट जहां पे इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पे ओपन मॉडल चलता है। और ये ओपन मॉडल में क्या होता है एक्चुअली कि जो इंडस्ट्रीज गुड्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं उस गुड्स में से, उस आउटपुट में से ही थोड़ा सा ये आउटपुट अपने यूज के लिए रख लेते हैं, और बाकी जो बचा होता है आउटपुट वो एक्सटर्नल बॉडीज यूज करती हैं। लाइक एक्सटर्नल बॉडीज मतलब एंड यूजर्स, जो आप और हम हैं, ठीक है, कोई भी एंड यूजर जो इंडस्ट्रीज के अलावा यूज करेगा, दैट इज एक्सटर्नल बॉडीज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मैं कोशिश करूंगा कि इस लेक्चर को काफ़ी सिंपल रखूं, क्योंकि ये एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है जो आप लोगों को मुश्किल ना लगे, इसलिए मैं आप लोगों को टू द पॉइंट समझाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि भाई इसकी डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारा इसके अंदर डिटेल में घुसना पड़ेगा, जो थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि इस लेक्चर को बहुत ईजी रखूँ, बहुत सिंपल वे में आपको समझाऊं, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना हो। तो स्टूडेंट देखिए, जो भी क्वेश्चन आप लोगों के पास आएगा वहाँ पे इस तरीके का डाटा हमें गिवन होगा।
तो सबसे पहले आप इस डेटा को समझिए कि डेटा क्या गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो देखिए इस डेटा में क्या होगा कि एक हमें इंडस्ट्री 1, इंडस्ट्री 2, इंडस्ट्री 1, इंडस्ट्री 2 ऐसे कॉलम में भी गिवन है और रोज में भी गिवन है। तो अब यहाँ पे देखिए जो इधर पे हमारा हेडिंग है आउटपुट, और आउटपुट के साथ में एक एरो दिया हुआ है हॉरिजॉन्टली। तो ये हॉरिजॉन्टली किस चीज को डिनोट करता था बताइए? हॉरिजॉन्टल जो होता है वो रो को डिनोट करता है। तो यानी कि जो ये रो है, ये 2 रो है, ये क्या चीज है? ये आउटपुट है, मतलब कि इंडस्ट्री 1 का ये आउटपुट शो कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए लास्ट कॉलम में टोटल आउटपुट गिवन है। मतलब ये हुआ कि इंडस्ट्री 1 का जो टोटल आउटपुट है वो x1 है, मतलब उसने x1 गुड्स प्रोड्यूस कर लिए हैं, ठीक। अब उस x1 गुड्स में से उसने इंडस्ट्री 1 को आउटपुट दिया जो है वो x11 दिया है। मतलब इतना जो पार्टिकुलर समझिए कि भाई इंडस्ट्री 1 ने इंडस्ट्री 1 को ही दिया, मतलब कि भाई x1 आउटपुट में से जो इतना अमाउंट है, x11 की कुछ अमाउंट है सपोज, तो ये अमाउंट अपने लिए ही उसने रख लिया, है ना। होता है ना ऐसा कई बार इंडस्ट्रीज, भाई जो प्रोड्यूस किया उसमें से कुछ प्रोडक्ट अपने पास रख लेती है ताकि वो बाद में यूज हो सके। ऐसी कंडीशन सिचुएशंस होती हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद इसी x1 में से ही x12 जो है वो उसने इंडस्ट्री 1 ने इंडस्ट्री 2 को सोल्व कर दिया, ठीक है। अब x11 और x12 सोल्व करने के बाद जो भी अमाउंट बचा उसको C1 माना गया, और वो फाइनल डिमांड, ये फाइनल डिमांड ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फाइनल डिमांड का मतलब है कि इंडस्ट्री 1 और इंडस्ट्री 2 के यूज करने के बाद जो भी आउटपुट बचा है वो एक्सटर्नल बॉडीज को दिया जा रहा है। एक्सटर्नल बॉडीज समझ रहे हैं कि भाई जो एंड यूजर्स होते हैं, जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको C1 डिमांड दिया जा रहा है। तो मतलब कि भाई जो टोटल आउटपुट है वो इन तीनों का सम होगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसी तरीके से इंडस्ट्री 2 का भी यही चीज है भाई। इंडस्ट्री 2 ने x2 टोटल आउटपुट प्रोड्यूस किया, उसी x2 में से x21 इंडस्ट्री 1 को सोल्ड कर दिया, x22 इंडस्ट्री 2 को ही दे दिया, मतलब अपने पास ही रख लिया, और फाइनल डिमांड जो एक्सटर्नल बॉडीज को C2 दे दिया। तो ये इस तरीके से आपको समझना है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद देखिए जो इनपुट है उसमें ऐसे एरो दिया हुआ है वर्टिकली, तो वर्टिकली मतलब ये कॉलम्स, जो ये कॉलम है ये डिनोट कर रहे हैं इनपुट को। मतलब क्या हुआ कि इंडस्ट्री 1 ने जो इंडस्ट्री 1 से ही जो सामान लिया था ये इसका इनपुट माना जाएगा, ठीक है। इंडस्ट्री 2 ने इंडस्ट्री 1 से जो सामान लिया था दैट इज इट्स इनपुट, ये इसका इनपुट है, ठीक है। इसी तरीके से इंडस्ट्री 1 ने इंडस्ट्री 2 से जो सामान लिया है x21 वो इसका इनपुट है, और इंडस्ट्री 2 ने इंडस्ट्री 2 से जो सामान लिया वो इसका इनपुट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इनपुट तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारे को आउटपुट के बारे में बात करना है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे हमें आउटपुट ही फाइंड करना है स्टूडेंट्स। हमारे पास यहाँ पे सारी वैल्यूज गिवन होंगी, हमें ये क्वेश्चन में दिया जाएगा कि भाई अगर फाइनल डिमांड चेंज हो रही है तो वो इंडस्ट्रीज अपने आउटपुट को किस तरीके से चेंज करेंगी। बात समझ में आई कि आपको आउटपुट फाइंड आउट करना होगा अगर आपका फाइनल डिमांड चेंज हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस डेटा को, इस टेबल को जो क्वेश्चंस में गिवन होगा कैसे इंटरप्रेट करना है समझ में आया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए जब आपके पास ये डेटा गिवन होगा तो उसके बाद सबसे पहले आपको एक टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स निकालना होगा, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स, और इसका जो दूसरा नाम है वो है इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो भाई ये टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट होता है? देखिए सबसे पहले इसका सिंबल होता है ए, और जो इसके एलिमेंट्स होते हैं उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं AIJ। अब यहाँ पे ये AIJ क्या है इसको भी समझेंगे, वेयर AIJ इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड, ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स को, रिक्वायर्ड बाय इंडस्ट्री J फ्रॉम इंडस्ट्री I फॉर 1 यूनिट प्रोडक्शन। भाई इसका मतलब क्या हुआ समझिए ध्यान से कि भाई जो भी इंडस्ट्री J होगी, जो इंडस्ट्री J है उसको इंडस्ट्री I से कितना नंबर ऑफ यूनिट चाहिए, यानी कि कितना इनपुट चाहिए ताकि वो 1 यूनिट प्रोडक्शन कर सके। तो स्टूडेंट्स ये AIJ होता है जो कि हमारे टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स का एक एलिमेंट होता है, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स बनेगा वो इस तरीके से हम एलिमेंट्स लिखेंगे A11 A12 A21 A22। लेकिन अब यहाँ पे जो आपके पास A11 है वो कैसे फाइंड आउट होगा कि भाई इसका जो फॉर्मूला होता है AIJ का वो होता है XIJ डिवाइडेड बाई XJ, समझिए। तो भाई क्या बनेगा अब समझिए, तो बताइए A11 है तो क्या होगा X11 अपॉन में X1, भाई A12 निकालना है तो क्या होगा X12 डिवाइडेड बाई X2, ठीक है ना, J से डिवाइड होगा। A21 निकालना है तो X21 अपॉन में X1।
अगर हमें A22 निकालना है तो x22 अपॉन में x2, समझिए ये वैल्यूज आपके पास रहेंगी। थोड़ा सा देखने में कंफ्यूजिंग लगेगा स्टूडेंट्स, बट आपके पास जब ये वैल्यूज यहाँ पे लिखी रहेंगी तो आप ये इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। जो वैल्यूज होंगी उसी वैल्यूज के हिसाब से आप यहाँ पुट करके आपके पास टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा। अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो स्टूडेंट्स घबराइए मत, जब मैं इसको क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आपको एक टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स बनाना होगा जिसके एलिमेंट्स इस तरीके से होंगे और ये एलिमेंट्स ऐसे आपको डिवाइड करके फाइंड आउट कर लेने हैं। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन में आपके पास एक फाइनल डिमांड दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? फाइनल डिमांड भाई, इसको हम D1 D2 में लिख लेंगे। ये क्या चीज है आप समझ रहे होंगे, मैंने बोला था फाइनल डिमांड चेंज हो रहा है। एक तो वैल्यू यहाँ गिवन होगी और एक क्वेश्चन में गिवन होगा कि अगर फाइनल डिमांड इतना हो जाए, इंडस्ट्री 1 का इतना हो जाए, इंडस्ट्री 2 का इतना हो जाए, D1 D2 अगर हो जाए तो हमें आउटपुट फाइंड आउट करना है। तो हम लेट कर लेंगे x इक्वल टू टोटल आउटपुट जो हमारा y1 और y2 है। भाई बात समझिए, टोटल आउटपुट x1 x2 था, ये क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होती है। अब अगर डिमांड चेंज हो रही है तो आउटपुट भी चेंज होगा ऑब्वियसली, तो जो आउटपुट चेंज होगा वही हमें फाइंड आउट करना है। तो भाई उसके लिए x इक्वल टू y1 y2 ये है फाइनल आउटपुट। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद जो फॉर्मूला हमें यूज करना है उसको समझेंगे। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू आउटपुट निकालने के लिए i माइनस ए इनवर्स इंटू डी। तो स्टूडेंट्स बस आपको ये फॉर्मूला लगा देना है। आपको यहाँ पे पता है कि भाई वेयर आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है भाई, सबको पता है ये। ठीक है, ए क्या है हमारा, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स है और वो कैसे फाइंड आउट होगा क्वेश्चन से पता लग जाएगा आपको। और डी जो है वो डिमांड, फाइनल डिमांड है, जो चेंज हुआ है वो भी क्वेश्चन में मेंशन होता है। तो इस तरीके से आप एक्स फाइंड आउट कर लेंगे और वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हमारा एक और टॉपिक दिया हुआ है, वो है हॉकिंस-साइमन कंडीशन। तो देखिए कुछ नहीं है, इसका छोटा सा टॉपिक है, वो मैं बता देता हूँ आपको यहीं पे, जिससे कि हम क्वेश्चन फिर स्टार्ट कर पाएंगे। हॉकिंस-साइमन कंडीशन ये कहता है कि भाई ये जो आउटपुट मॉडल है ये तभी एप्लीकेबल होगा किसी इंडस्ट्रीज के लिए जब i माइनस ए का जो डिटर्मिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ध्यान दीजिए भाई, i माइनस ए का जो डिटर्मिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और दूसरे ने बोला है कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ i माइनस ए जो होने चाहिए शुड बी पॉजिटिव। ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो ही ये जो इनपुट आउटपुट मॉडल है वो किसी इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल है, अदरवाइज इंडस्ट्री ये इनपुट आउटपुट मॉडल एप्लीकेबल नहीं होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, एक्सरसाइज 5.6 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो डाटा गिवन है हमारे पास, जो मैंने अभी समझाया था वैसे ही हमें डाटा गिवन है, इंडस्ट्री 1 इंडस्ट्री 2 आउटपुट इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज आपको पता है, x11 x12 c1 x1 x21 x22 c2 और x2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला देखिए क्वेश्चन बोल रहा है टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो आप इसका सोल्यूशन जब करेंगे तो भाई टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स क्या है मैंने बताया था आप लोगों को, आपको समझ आया था। ए होता है जहाँ पे हम इसको ए आई जे से लिखते हैं और ए आई जे का जो फॉर्मूला आपको लगाना है एक्स आई जे डिवाइडेड बाई एक्स जे। तो अब इस फॉर्मूले से पहले हम इसके मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं, एलिमेंट्स फाइंड कर लेते हैं। भाई A11 को हम x1 से डिवाइड करेंगे तो 16 डिवाइड बाई 40, 8 2 जा 8 5 जा, A11 आ गया। A12 के लिए आप x12 को डिवाइड करेंगे x2 से, तो x12 क्या है भाई 20, x2 क्या है हमारा 80। ध्यान दीजिए भाई, 1/4 थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। A21 को हम x21 को x1 से डिवाइड करेंगे, x21 क्या है भाई 8, x1 क्या है भाई 40। स्टूडेंट्स अगर आपने इससे पहले जो मैंने टेबल बनाई थी उसके साथ इसको रिलेट करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये हो गया भाई 1/5। फिर A22 के लिए क्या करेंगे भाई, फॉर्मूले के हिसाब से x22 को हमने डिवाइड कर देना है x2 से, तो x22 हमारा 40 है डिवाइडेड बाई 80, तो 1/2। तो भाई देखिए हमारे पास जो टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स है वो क्या आ गया, 2/5 1/4 1/5
ठीक है भाई स्टूडेंट्स, पहले पार्ट का सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट्स। नाउ सेकंड पार्ट के लिए इफ न्यू डिमांड आर दिस, ये न्यू डिमांड मतलब बताया था भाई जो चेंज इन डिमांड होगा, जो फाइनल डिमांड में चेंज हो रहा है, तो इसको हम क्या लिखते हैं? देखिए सेकंड का सॉल्यूशन करते हैं भाई, हमें गिवन है D इज इक्वल टू 18 और 44। ठीक है, तो आप लेट कर लीजिए जो हमारा ग्रॉस आउटपुट है, आउटपुट में क्या चेंज आएगा उसको मैंने बताया था, x लेना है और y1 y2 लेना है आपने। ठीक है, अब ये y1 y2 ही फाइंड करना है और फॉर्मूला क्या लगाना है भाई? वी नो दैट, क्या फॉर्मूला था बताइए? x इक्वल टू i माइनस ए इनवर्स इंटू डी। ठीक है, तो भाई i माइनस ए का इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले तो i माइनस ए फाइंड आउट करेंगे। तो भाई i माइनस ए कैसे निकलेगा? i हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस a हमारे पास जो आया है 2/5 1/4 1/5 1/2। ठीक है, अब कर लीजिए इसको माइनस भाई, इसको माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस 2/5 3/5 माइनस 1/4 माइनस 1/5 और ये 1/2 ही रहेगा भाई। बताइए किसी को कंफ्यूजन? आई होप किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी। तो i माइनस ए निकल गया हमारा। अब भाई i माइनस ए के इनवर्स निकालना है, तो भाई याद होगा फॉर्मूला किसी मैट्रिक्स से इनवर्स कैसे निकालते हैं भाई? 1 अपॉन डिटरमिनेंट, उसी मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो यानी कि पहले इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। चलिए, i माइनस ए का जो डिटरमिनेंट है, देखिए भाई क्या निकलेगा, इसको आप डिटरमिनेंट को सॉल्व करिए। 3/5 इंटू 1/2 माइनस 1/4 इंटू 1/5, ये दोनों माइनस में तो पॉजिटिव हो जाएंगे, समझ रहे होंगे। तो क्या वैल्यू आने वाला है स्टूडेंट्स? आप नेक्स्ट स्टेप में कर लीजिएगा, मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ। 3/5 इंटू 1/2 हमारा बन जाएगा 3/10, इन दोनों को इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा 1/20। तो भाई इनको माइनस कर लेंगे तो 20 और ये आ जाएगा 6 माइनस 1 5/20 1/4। तो चलिए भाई हमारा जो डिटरमिनेंट निकला है 1/4 निकल चुका है। नाउ अब हमें क्या करना है? इसका एडजॉइंट निकालना है। तो भाई एडजॉइंट का तो मैंने आप लोगों को डायरेक्टली तरीका बता रखा था, अगर ध्यान हो आपको। एडजॉइंट ऑफ हमें क्या निकालना है? i माइनस ए। तो भाई जो हमारा ये मैट्रिक्स i माइनस ए, इसका एडजॉइंट निकालने की क्या तरीका था स्टूडेंट्स? बताइए डायरेक्टली विदाउट फाइंडिंग द फैक्टर्स कैसे करते थे? जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको इंटरचेंज कर दीजिए और जो नॉन डायगोनल है उसको वहीं रखिए सेम जगह पे, लेकिन साइन चेंज कर दीजिए। एडजॉइंट भी निकल गया स्टूडेंट्स। ठीक है, आप स्टेप्स में कर लीजिएगा, डायरेक्टली किया है मैंने। नाउ अब हमें पता है भाई कि इनवर्स हमें निकालना है, तो इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन में जो ये मैट्रिक्स है इसी का डिटरमिनेंट मल्टीप्लाइड बाय इसी का एडजॉइंट। ठीक है, बताइए किसी को कंफ्यूजन? आई होप किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी। तो भाई यहाँ पे क्या वैल्यू हो रही है? देखिए 1 अपॉन 1/4 भाई, इसकी वैल्यू तो 1/4 थी, तो रेसिप्रोकल के ऊपर आ जाएगा और एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करना है 1/2 1/4 1/5 3/5। समझ रहे हैं ना? नाउ अब हमें इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है कि नाउ हमारे पास x इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, इसका जो वैल्यू निकला है ये हो गया 4 इंटू में 1/2 1/4 1/5 3/5। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब हमें मल्टीप्लाई करना है इसको d के साथ। तो d क्या है भाई हमारे पास? 1844। ठीक, चलिए कर लेते हैं पहले इंटू। तो इसको इंटू करेंगे तो भाई हमारे पास 4 तो बाहर है ही, 1/2 इंटू 18 ये हो गया 9, देखिए ध्यान से, और 1/4 इंटू 44 ये हो गया 11। तो पहला एलिमेंट आ गया हमारे पास। नाउ अगला देखिए 1/5 इंटू 18, ये तो हो गया 18/5 भाई। ठीक है, प्लस 3/5 इंटू 44, तो ये हो गया आपका 132/5। समझिए भाई, तो यानी कि जो वैल्यूज निकल रही है मेरे पास 4 इंटू ये तो हो गया 20, ये 132 प्लस 18 करने पे भी आपको 150 मिल जाएगा डिवाइड बाई 5। तो ये क्या हो रहा है? देखिए 30 कैंसिल कर लीजिए इसको नेक्स्ट स्टेप में, और 4 से इसको हमें इंटू करना है तो 80 और ये 120। समझिए ध्यान से, और ये x चल रहा था, x के एलिमेंट हमें पता है y1 y2 थे, तो देयरफॉर जो y1 आया वो 80 और y2 जो आया वो 120। यानी कि इंडस्ट्री 1 का जो फाइनल आउटपुट उसे करना पड़ेगा, इंडस्ट्री 1 का जो फाइनल आउटपुट 80 यूनिट्स करना पड़ेगा, और जो इंडस्ट्री 2 है उसको जो आउटपुट करना पड़ेगा दैट इज 120 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। तो स्टूडेंट्स इसके आंसर को समझिए कि आंसर में क्या निकला है।
कि जो उसका पहले टोटल आउटपुट था 40 और 80, ये कब था? जब उसके पास डिमांड आ रही थी 4 यूनिट्स की और 32 यूनिट्स की, फाइनल डिमांड जब थी उसके पास, ठीक है। लेकिन जब उसके पास फाइनल डिमांड चेंज हो जाएगी 18 और 44, इंडस्ट्री 1 की 18 हो गई और इंडस्ट्री 2 की 44, फाइनल डिमांड चेंज हो गई, तो भाई उसको आउटपुट भी चेंज करना पड़ेगा। तो आउटपुट उसको 80 यूनिट्स करना पड़ेगा फर्स्ट इंडस्ट्री को, और इंडस्ट्री 2 को 120 यूनिट्स करना पड़ेगा आउटपुट, तब जाके वो इस फाइनल डिमांड को मीट कर पाएंगे। आई होप इसके कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके होंगे स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, देन वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 मैंने नोट कर लिया है, यहाँ पे भी हमें इसी टाइप का इनपुट आउटपुट टेबल गिवन है, और हमें ये बोला जा रहा है कि जो न्यू डिमांड है वो एग्रीकल्चर के लिए 200 यूनिट्स और इंडस्ट्री के लिए 800 यूनिट्स, तो उसका ग्रॉस आउटपुट हमें फाइंड करना है। अगर आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है तो आप इस क्वेश्चन को भी अपने आप कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, खुद से आप एक बार सॉल्व करके ट्राई कीजिए। अगर कहीं कंफ्यूजन होता है, किसी स्टेप में डाउट होता है, तो फिर इस वीडियो आप प्ले कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें सॉल्यूशन सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स निकालना है, दैट इज ए। तो ए कैसे निकलता है भाई, A11 के लिए आपको x11 डिवाइडेड बाई x1 करना है, तो ये 3/10 आ गया। x12 को आपने डिवाइड करना है x2 से, तो ये आपके पास 6/20 यानी कि 3/10 ये भी आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ x21 को x1 से डिवाइड करेंगे तो 4/10 यानी कि 2/5। नाउ x22 को हम x2 से डिवाइड करेंगे 12/20 यानी कि 4 3 जा 4 5 जा 3/5, ठीक है। मैंने डायरेक्टली निकाला है, आप इसकी वैल्यूज को सॉल्व करके निकालिएगा प्रॉपर्ली फॉर्मूला डाल के। अब हमें क्या करना है कि भाई i-a निकालना है, तो i-a क्या है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। 1 - 3/10 7/10 हो गया, 0 - 3/10 -3/10, 0 - 2/5 -2/5, 1 - 3/5 2/5, ठीक है भाई। अब इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, i-a का डिटर्मिनेंट, तो भाई i-a का डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा, इन दोनों को इंटू कर लीजिए, 7/10 इंटू 14/15, और ये दोनों इंटू हो जाएंगे, बीच में माइनस लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका 6/50। तो भाई कितना आया, 8/50 यानी कि 4/25, ठीक है भाई। i-a आ गया। अब आप एडजॉइंट ए निकाल लीजिए, एडजॉइंट ऑफ i-a निकालना है भाई। एडजॉइंट ऑफ i-a कैसे निकलेगा भाई, आप लोगों को पता है, इंटरचेंज कर लीजिए डायगोनल मैट्रिक्स को, 2/5 7/10, और इन दोनों को सेम रख करके इसके साइन चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो अब आप i-a का जो है इनवर्स भी लिख सकते हैं, 1/this का मतलब हो गया 25/4 ऊपर चला जाएगा, और ये जो है आपके पास एडजॉइंट मैट्रिक्स तो ऑलरेडी था ही। क्लियर है स्टूडेंट्स, इनवर्स आ गया। अब आपको क्या करना है कि भाई आपको फॉर्मूला जो i-a का इनवर्स इंटू डी क्या है भाई, 200 800 गिवन है, तो इसका जो इनवर्स हमने निकाला है 25/4 इंटू में 2/5 3/10 2/5 7/10, इंटू करना है हमें 200 और 800 से। भाई डी तो आपको पता है, ये जो न्यू डिमांड है वो डी में आ जाएगा। चलिए इंटू कर लेते हैं इनको, तो भाई ये तो 25/4 है, यहाँ से 2/5 इंटू 200 तो क्या हो जाएगा, 5 से कटेगा ये 40 में, 80 प्लस 3/10 इंटू 800 तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ बचा 80 240, ठीक है। 2/5 इंटू 200 अगेन ये चीज़ तो 80 ही आ रही है, प्लस 7/10 इंटू 800 ये हो गया 560। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो भाई वैल्यू क्या आई मेरे पास, 25/4, ये हो गया 320, ये हो गया आपका 640। अब आप 25/4 से इंटू कर दीजिए, तो जो आपका y1 y2 है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए ये कट रहा है 80 में, 25 80 में, ये हो गया हमारा 2000, और 25 16 ये हो जाएगा 4000। तो यानी कि हमारे जो ग्रॉस आउटपुट होगा, ग्रॉस आउटपुट फॉर एग्रीकल्चर के लिए भाई कितनी यूनिट्स लेनी पड़ेंगी, 2000 यूनिट्स, और फॉर इंडस्ट्री के लिए 4000 यूनिट्स। तो ये हमारा सॉल्यूशन रहेगा स्टूडेंट्स। जो है तब जा करके आपकी जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है वो इस फाइनल डिमांड को मीट कर पाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वीडियो में बताए हुए मेथड, आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको इस लेक्चर में बताए गए मेथड्स अच्छे लगे हो, समझ में आए हो, तो इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।
और अगर आपको बाकी क्वेश्चंस, अगर आपको इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए हो तो आप कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को अपलोड करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।